दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल संदेश राज स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 महत्वपूर्ण टॉपिक, वो भी किस पेपर के लिए? 24 फरवरी 12th हिंदी के लिए। और इस 7 टॉपिक को कंप्लीट करोगे तो जो है आपका यहाँ से 60 नंबर क्लियर होगा। और ये आपका 60 नंबर ऐसा है जो आपका हर एग्ज़ाम में जो है, हर क्वेश्चन पेपर में जो है आपका सेम रहता है। बिल्कुल इस तरीके को आप समझ लीजिए बस, और इसे तुरंत जो है रट्टा मार लो। जो मैं आपको बताने वाला हूँ तुरंत रट्टा मार लो। यूपी बोर्ड वाला जो वायरल पेपर है जारी हुआ। बिल्कुल 7 महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लानेशन के साथ बिल्कुल शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। यह वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका 24 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर लगा हुआ है और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। इस पेपर के माध्यम से आप जानेंगे कि जो है 24 फरवरी के दिन हमको क्या लिखना है या किस तरीके से हमको जो है तैयारी यहाँ पे करना है। बिल्कुल जो मैं बताने वाला हूँ इसे तुरंत रट्टा मारो। और यूपी बोर्ड वाला जो है वायरल प्रश्न यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कैसे? प्रश्नोत्तर संख्या का जो है, और आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे क्या क्या बता रहा हूँ, क्या क्या किस तरीके से आपको लिखना है, पूरा डिटेल के साथ में जो है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है, डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृभूमि। मातृभूमि जो है वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का प्रमुख जो है निबंध संग्रह है। ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है ये, इसके संपादक जो थे कौन थे? ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो थे हिंदी प्रदीप के संपादक थे। प्रश्न आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, इसे आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, क्या भूलूं क्या याद रखूं किस विधा की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मकथा विधा की। आत्मकथा विधा की रचना हो जाएगी क्या भूलूं क्या याद रखूं। इसे आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर प्रसाई द्वारा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? हरिशंकर प्रसाई जी का ये प्रमुख उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी। यहाँ से आपके 5 नंबर के जो गद्य के प्रश्न थे वो खत्म होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया 7 टॉपिक करवाने वाला हूँ भाई, 7 टॉपिक। इसी के अंतर्गत आपका जो महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश और आपका निबंध होता है, और महत्वपूर्ण कहानी होता है, साहित्यिक परिचय होता है, सारा का सारा सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। यहाँ से आपके पद्यांश के जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में हिंदी में, वो अब यहाँ से शुरू होते हैं। पहला प्रश्न बनता है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का रीतिकाल की प्रमुख विशेषता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वर वंदना। ईश्वर वंदना जो रचना है ये रीतिकाल की प्रमुख विशेषता नहीं है, और ये आपकी है तीनों। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बनता है, खा नंबर का कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हुंकार रश्मि रथी रेणुका ये रामधारी सिंह दिनकर की जी रचना है। और इसमें है कौन नहीं, वो आपकी हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्राधार। चित्राधार जो रचना है ये इनकी रचना नहीं है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट गा नंबर का प्रश्न देखेंगे, यामा रचना है। यामा रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, सुमित्रानंदन पंत की? नहीं, महादेवी वर्मा की।
यामा रचना जो है, यामा रचना की जो कवित्री है महादेवी वर्मा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गा नंबर का जो प्रश्न है, किसी यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया गया, किसके लिए? ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल जो नाम दिया था वो राम कुमार वर्मा ने दिया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? इज द वेरी इंपॉर्टेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योर बोर्ड एग्जाम 2025। ऑप्शन जो यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। यहाँ से आपके 10 नंबर जो है क्लियर होते हैं। 5 नंबर गद्य का, 5 नंबर पद्य का, टोटल मिला के 10 नंबर यहाँ से क्लियर होता है आपका। बिल्कुल, इस प्रश्नों को कंप्लीट करने के बाद यहाँ से आपका 10 नंबर जो है क्लियर होता है। उसके बाद में हम जो देखेंगे क्या, उसके बाद में देखेंगे जो तीसरा यहाँ पे टॉपिक बनता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का यहाँ पे उत्तर देना है आपको। बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा, ये नहीं कि सर बताऊंगा नहीं, सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा सर। बिल्कुल, यहाँ पे बताया गया है, पहला जो दिया है यहाँ पे गद्यांश दिया है उसको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे मानव जाति की दुर्गम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वार था मोह के रौंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्माचार्य विश्वासों और उत्सव और व्रतों का धोती बहाती और यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य नई शक्तियां पाई है। और यहाँ पे लिखा है पहला, लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? इसमें भैया आपके 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, पांचों क्वेश्चन को आपको आंसर जो है इसी में मिल जाएगा। बिल्कुल, तो आपको पहले तो ये पहचानना है किस प्रश्न किस गद्यांश का है, किस पाठ से लिया गया है, लेखक कौन है। इसके पहला प्रश्न यहाँ से बनता है, लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? तो लेखक को प्रस्तुत गद्यांश में लेखक को सभ्यता और संस्कृति का मिला जुला रूप तथा सभ्यता और संस्कृति में मानव की जीने की इच्छा प्रबल दिखाई दे रही है। बिल्कुल, मानव की जो इच्छा प्रबल है वो दिखाई दे रही है। नेक्स्ट प्रश्न यहीं से बनता है, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य ने नई शक्ति अपने द्वारा दैनिक रूप से दिए गए संघर्षों से पाई है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 3 नंबर का प्रश्न है, धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ क्या हो जाएगा? धर्माचारों का अर्थ है किसी विशेष धर्म का प्रचार करने वाला। और नेक्स्ट है, विश्वासों का मतलब है किसी मनुष्य के प्रति निश्चित धारणा रखना, यानी कि कोई किसी प्रकार का जो है भय न उत्पन्न होना। बिल्कुल, उसके बाद में जो है बताया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या मतलब क्या होता है, चलिए आपको दिखाते हैं गद्यांश के माध्यम से। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, इस पूरी लाइन का जो है आपको व्याख्या करनी है, यानी कि कुछ बढ़ा चढ़ाकर लिख देना, इसकी व्याख्या कहलाती है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, लेखक ने मनुष्य के जीवन के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा कि मनुष्य का जीवन जीने का तरीका वह बड़ा ही ममताहीन निठुर है। बिल्कुल, इसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट यहाँ पे जो 5वां नंबर का टॉपिक है, पाठ का शीर्षक व लेखक का नाम बताइए। तो ये जो पाठ है अशोक के फूल और जिसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के चैप्टर से लिया गया है। बिल्कुल, अशोक के फूल चैप्टर से यह लिया गया है और इसके लेखक जो हैं कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल, उसके बाद में जो है मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा 5वां जो टॉपिक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है 7 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। 5वां टॉपिक यहाँ से बनता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का जो है उल्लेख करना है। अधिकतम सीमा शब्द कितना रहेगा? 80 वर्ड भैया, 80 शब्द रहेगा। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। बिल्कुल, और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लानेशन के साथ में बताऊंगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय। आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हर हाल में देखने को मिलेगा 24 फरवरी के दिन 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, किस तरीके से आपको 80 वर्ड में जो है आपको लिखना है साहित्यिक परिचय, मैं आपको बताने वाला हूँ। लिखना है आपको, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में प्राचीन संस्कृति और पुरातत्व के
मर्मज्ञ विद्वान थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम के प्रतिष्ठित विश्व परिवार में 1904 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनका जो बाल्यकाल था वो लखनऊ में ही बीता था। इन्होंने अपनी शिक्षा वहीं से प्राप्त की। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। हिंदी विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। बाद में डीलिट भी लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के वे अध्यक्ष और आचार्य भी रहे। पाली संस्कृत हिंदी और भाषाओं का जो है उनके साहित्य का उन्होंने गहन किया, यानी कि पाली संस्कृत अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा उनके साहित्य का बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन किया। इस विद्वान ने सन 1967 ईस्वी में इस नश्वर संसार को छोड़ दिया। इस संसार से जो है विदाई ले ली इन्होंने 1967 ईस्वी में। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं कौन कौन सी हैं, डॉक्टर वासुदेव शुक्ल अग्रवाल जी की जो प्रमुख कृतियां हैं कौन कौन सी हैं। पहला जो हो जाएगा निबंध संग्रह के माध्यम से देखेंगे तो उनकी पहली कृति जो बनती है भारत की कला, और नेक्स्ट है पृथ्वी पुत्र, नेक्स्ट है कला और संस्कृति, नेक्स्ट है कल्पवृक्ष, नेक्स्ट है वांगधरा। और अगर हम समीमाच्छतमक ग्रंथ इनके देखेंगे तो हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत और कालिदास कृत मेधोत्तम संजीवनी व्याख्या, यानी कि कालिदास की जो संजीवनी व्याख्या है इनकी प्रमुख जो है बनती है। उसके बाद में इनकी नेक्स्ट जो बनती है पाणिनिकालीन भारतीय, इनका प्रमुख जो है शोध ग्रंथ है। भाषा शैली क्या है, डॉक्टर वासुदेव शुक्ल अग्रवाल जी की भाषा शैली शुद्ध और प्रतिष्ठित खड़ी बोली हिंदी की रही है। उसके बाद में जो नेक्स्ट घा इसका खा वाला है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए इसकी प्रमुख कृतियों पर जो है प्रकाश डालना है। अधिकतम सीमा शब्द 80 वर्ड रहता है, क्योंकि आपका गद्य में भी लिखने को आता है साहित्यिक परिचय और पद्य में भी लिखने को आता है। इसमें आपको तीन दिए रहेंगे, तीन में से आपको एक करना है। एक्सप्लानेशन के साथ आपको पूरा जिस तरीके से मैं वासुदेव थोड़ा अग्रवाल जी का बताया इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा ये वाला भी। इसमें मैंने कौन सा सेलेक्ट किया है, इसमें है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी का। इसको भी आपको 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, 80 वर्ड से कम भी नहीं लिखना है, ज़्यादा भी नहीं लिखना है, बिल्कुल 80 वर्ड मिनिमम जो है आपका 80 वर्ड रहना चाहिए। चलिए उसके बाद में जो है रहता है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी का साहित्यिक परिचय। कैसे लिखना है आपको भैया, बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि सर जो है जो साहित्यिक परिचय होता है वो बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखे। बहुत ही जल्द वीडियो आ रहा है बोर्ड की कॉपी पर, बहुत ही जल्द आपको जो है बोर्ड की कॉपी पर वीडियो मिलने वाला है। चलिए पढ़ेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुआ। इनके पिता का नाम भोला सिंह तथा माता का नाम रुक्मणी देवी। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने काशी क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अवस्था के कारण अस्वस्थता के कारण जो है उन्हें बीच में ही अपना विद्यालय छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने घर पर ही फारसी अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का गहन जो है कर लिया, अध्ययन कर लिया। इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ संपन्न हुआ। सन 1947 में निजामाबाद में जो है इनका देहांत शान हो गया। इनकी मृत्यु जो है सन 1947 ईस्वी में हो गई, स्वर्ग सिधार गए। इनकी जो प्रमुख कृतियां बनती हैं किस प्रकार से लिखना है, नाटक इनके प्रमुख हैं पद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय जो है इनकी प्रमुख नाटक है। उपन्यास है इनका प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल इनका प्रमुख उपन्यास है। नेक्स्ट है काव्य ग्रंथ कौन से है, प्रिय प्रवास, रस कलश, चुपदे चौपदे और वैदेही वनवास। और प्रिय प्रवास जो है हिंदी यानी हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है रहा है। इंपॉर्टेंट माध्यम से समझेंगे हम। 6 नंबर का जो टॉपिक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो क्या है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्नों को ऐड किया है, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न बनता है मुख में राम बगल में छुरी, इसका जो अर्थ होगा क्या होगा, मुख में राम बगल में छुरी इसका अर्थ होगा
कपटपूर्ण व्यवहार करना। और अगर वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि राम श्याम दोनों अच्छे मित्र हैं, परंतु मौका पाते ही एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं। यह तो वही बात हुई, मुंह में राम बगल में छुरी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में वहां पर लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर को प्रभावित करना पड़ेगा भैया। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। यानी कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, गांव में अथा ये जो है कहावत बहुत बार कही जाती है। इसका अर्थ क्या होता है भैया? इसका अर्थ होता है प्रभावशाली व्यक्ति के लक्षण आरंभ से ही दिखने लगते हैं। बिल्कुल, जो व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, जो व्यक्ति आगे चलकर कुछ करने वाला होता है, उसके जो लक्षण होते हैं वो शुरू से ही यानी बचपन से ही बताने लगते हैं कि यह व्यक्ति जो है आगे चलकर कुछ ना कुछ करेगा जरूर अवश्य। इसीलिए बताया गया है होनहार बिरवन के, यानी होनहार बिरवा के जो पत्ते होते हैं वो चिकने होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बताया गया है वाक्य प्रयोग के माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री की सरलता और विद्वता बचपन से ही दिख रही थी कि होनहार बिरवन के होत चिकने पात वाली कहावत उन्होंने चरितार्थ किया, यानी कि सिद्ध कर दिया है। उसके बाद में तीसरा यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है अपने पैरों पर खड़े होना। अपने पैरों पर खड़े होने का अर्थ क्या होता है? स्वावलंबित होना, यानी कि अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबित होना जो है अपने पैरों पर खड़े होना। प्रत्येक माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा जो होता है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे दाल में काला होना। दाल में काला होना का क्या अर्थ है? संदेह होना। संदेह होना यानी कि वाक्य प्रयोग के माध्यम से है नकलची छात्रों को देखकर कि यह लगने लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है भैया। बिल्कुल कुछ काला जरूर है भैया। सातवां जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है प्रश्न, सातवां प्रश्न ऐड किया है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ जो है चयन करके लिखिए। पहला जो है भवन भुवन। भवन भुवन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी जो है भवन माने होता है मकान और भुवन माने होता है संसार, तो संसार और मकान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेलेक्ट किया है सुत और सुत। सूत और सुत का अर्थ क्या हो जाए? ऑप्शन सी भैया, सुत माने पुत्र होता है और सूत माने जो होता है धागा भी होता है। सुत माने पुत्र और सूत माने धागा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न बनता है निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक शब्द का है दो अर्थ लिखिए। भाई पहला जो है जनक। जनक माने क्या होता है? राजा भी होता है, पिता भी होता है जनक माने, और जन्म देने वाला भी होता है। तो इनमें दो अर्थ लिखना है। कनक माने, कनक माने क्या होता है? सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। स्नेह, स्नेह माने प्यार होता है, प्रेम, चिकनाई, और वो कहते हैं ना मोह जिसे बोलते हैं। इन प्रश्नों के जो है आंसर आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बताया गया है निम्नलिखित वाक्यांशों के एक शब्द का चयन करके बताइए। तो इसमें राइट आंसर हो जाए जिसकी कोई उपमा ना हो। जिसकी कोई उपमा ना हो तो उसे क्या कहेंगे? अनुपम। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, अनुपम कहेंगे उसको, जिसकी कोई उपमा ना हो। उसके बाद में जो है नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 100 वर्ष का समय। 100 वर्ष का समय जो होता है उसे हम शताब्दी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल से तरीके से समझिएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो 7 नंबर का बताया गया है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। इन निबंधों को आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार जाने से परीक्षा में पहले। जनसंख्या नियंत्रण, नेक्स्ट है नीति शिक्षा का महत्व, नेक्स्ट है खेल कूद का महत्व, नेक्स्ट है सोशल मीडिया अभिशाप या वरदान। यानी कि सोशल मीडिया एक अभिशाप है या वरदान है। तो भाई सोशल मीडिया अभिशाप भी है और वरदान भी है। आप जिस तरीके से उसको यूज करेंगे उस तरीके से आपको, अगर फायदा वाला यूज करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, नुकसान वाला यूज करेंगे तो आपको नुकसान भी मिलेगा। बिल्कुल, और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में बताऊंगा जनसंख्या नियंत्रण पर निबंध कैसे लिखना है, आपको किस तरीके से आपको लिखना है, प्रस्तावना, और किस प्रकार से आपको हेडिंग डालना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार रहने वाली है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर से करिएगा। चलिए हम पढ़ेंगे पहले जो है, पहली जो आपकी यहाँ पे हेडिंग पड़ती है प्रस्तावना। भाई आप किसी भी निबंध को लिखते हैं तो सबसे पहले जो है उसकी प्रस्तावना को लिखना अवश्य माना जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे बताया गया है जनसंख्या एक जगह पर रहने वाले की संख्या को दर्शाने के लिए आमतौर पर प्रयोग करने वाला शब्द है। उसके बाद में क्या है कि भारत में जनसंख्या
सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। इस साल हमने अपने देश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाई है और इस अवसर पर देश में चल रही समस्याओं का नजर केंद्रित करना स्वाभाविक है। दुनिया की करीब 17% आबादी भारत में रहती है, जिससे यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देशों में से एक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं। भारत में आबादी के विकास के मुख्य कारणों में निरक्षरता, गरीबी, जन नियंत्रण विधियों में के बारे में लोग नहीं जानते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। प्रस्तावना में जो है आपको बिल्कुल इसी तरीके से हेडिंग डालकर लिखना है और बस आपको इतना ही लिखना है प्रस्तावना में। उसके बाद में जो है प्रस्तावना के बाद में आपको क्या हेडिंग डालना है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले स्रोत क्या है पढ़ेंगे। किसी भी क्षेत्र में आबादी के घनत्व की गणना उस क्षेत्र की कुल संख्या को लोगों द्वारा विभाजित करके की जाती है। कई कारणों से जनसंख्या का घनत्व जो है अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। कुछ कारक जो किसी क्षेत्र में आबादी की घनत्व को प्रभावित करते हैं वे इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार के हैं। पहली जो हेडिंग यहाँ पे बनती है जलवायु। जलवायु क्या है वो भी देखेंगे। अत्यंत गर्म और ठंडे मौसम वाले स्थान, बहुत कम आबादी है। दूसरी ओर जिन स्थानों पर लोग माध्यम जलवायु का आनंद लेते हैं वे घनी आबादी वाले हैं। नेक्स्ट है साधन। साधन का मतलब होता है तेल, लकड़ी, कोयले जैसी संसाधनों से अच्छी उपलब्धता वाले क्षेत्रों में आबादी घनी होती है। जहां इन बुनियादों संसाधनों की कमी होती है वे क्षेत्र जो कम आबादी वाले होते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारक क्या होता है। मुंबई पुणे औद्योगिक कॉम्प्लेक्स एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक कारकों के समूह से कॉम्प्लेक्स की जनसंख्या घनत्व की तीव्रता में वृद्धि आई है। नेक्स्ट 4 नंबर की हेडिंग लिखना है आपको किस तरीके से। सांस्कृतिक साधनों की उपलब्धता। मोटा नागपुर का पठार हमेशा से एक पर्वतीय, पथरीला एवं ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र रहा है। वर्षा और वनों से आच्छादित यह भाग अनेक आदिवासियों का निवास कर स्थान रहते आया है। इस जो यह आदिवासी क्षेत्र जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के विरल क्षेत्रों से एक गिना जाता है। उसके बाद में जो है आपको डालना है जनसंख्या नियंत्रण की विधियां। जनसंख्या भाई, जनसंख्या पर हम नियंत्रण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, उसकी कुछ विधियां हैं जनसंख्या नियंत्रण की। कुछ प्रमुख जो है निम्नलिखित विधियां हैं, इनको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बताएंगे हम। पहला हेडिंग डालना है आपको शिशु मृत्यु दर। बताया गया है शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या है। परंपरागत रूप से दुनिया भर में शिशु मृत्यु का सबसे आम कारण दस्त में हुआ है। निर्जलीकरण। दुनिया भर में माताओं को नमक और चीनी के घोल के बारे में दी गई जानकारी की वजह से शिशुओं के निर्जलीकरण के मरने की दर और कमी दर्ज की गई है। शिशु मृत्यु दर को कम करना जिससे लोगों का डर कम हो और वे अनावश्यक बच्चे ना पैदा करें। काफ़ी ज़्यादा यानी कि बच्चों के न बचने का कम हो और वे अनावश्यक बच्चे ना पैदा करें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे बताया गया है दो बच्चों के मापदंडों का अपनाना। इसका मतलब हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभी युवा पीढ़ी को इस बात पर गौर करना चाहिए कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। अगर एक स्त्री के गर्भ से लड़की का जन्म होता है तो वह व्यर्थ की जन्मी नहीं और वे एक लड़के के समरूप सभी कार्य कर सकती है और लड़के के बराबर होती है। इसलिए इस बात पर विचार करना चाहिए कि लड़का हो या लड़की, हमें अपने समाज में दो बच्चों के जो मापदंड होते हैं को ही ले चलना चाहिए। यानी कि क्या होता है कई समाजों में ऐसा होता है कि लड़का लड़की में विभेद कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है बाल विवाह पर नियंत्रण। बाल विवाह पर नियंत्रण क्या होता है। बाल विवाह पर नियंत्रण से जनसंख्या भी नियंत्रण में रहेगी, क्योंकि छोटी उम्र में विवाह के उपरांत बालक और बालिकाओं के वृद्धि का उचित विकास नहीं हो पाता। वह अपनी उचित और अनुसूचित वस्तु की उपयोगिता को समझ नहीं पाते तथा बाल विवाह पर नियंत्रण आवश्यक है।
उसके बाद में आपको डालना है फोर हेडिंग नंबर में क्या है, परिवार नियोजन क्या है। जन नियंत्रण की योजना, प्रावधान और उपयोग को ही परिवार नियोजन कहा जाता है। जन्म नियंत्रण विधियों का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, और यह इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं 9 नंबर यहाँ से आपका क्लियर होगा भाई, 9 नंबर आपका क्लियर होगा, 9 नंबर। फिर उसके बाद में जो आपका लास्ट होता है, एक तो आपका प्रस्तावना और एक आपका उपसंहार, ये दो हेडिंग जो है निबंध के लिए इम्पोर्टेंट रहता है भाई। इम्पोर्टेंट हेडिंग दो है आपका, जो आपको हर निबंध में काम आता है, हर निबंध में आपको लगाने को काम आता है। पहला जो है प्रस्तावना, और दूसरा जो है आपका उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। आज भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नियमित रूप से उपाय किए जा रहे हैं। अलग अलग माध्यम का प्रयोग करके भारत की जनता को समझाने की कोशिश की जा रही है। विज्ञापन, प्रचार पत्र, अखबार, रेडियो विज्ञापन आदि का प्रयोग भी किया जाता है। उनके माध्यम से जो है लोगों को बताया जा रहा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। आई होप आपको मैंने यहाँ पे 7 टॉपिक बताए हैं हिंदी के, जो आपके 24 फरवरी के दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काम देने योग्य हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक भी जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।